लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बैठक शुरू। सभी सीटों की जीत पर किया जा रहा है मंथन। उपचुनाव की रणनीति भी पर अब चर्चा की जाएगी। तो यूपी उपचुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। उपचुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और आज बीजेपी के द्वारा बैठक बुलाई गई है। उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी बसपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। बीजेपी लगातार खामोश है और अभी तक अपना पत्ता सभी के सामने नहीं खोला है। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ आज ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बैठक बुलाई गई है। तो उपचुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। लगातार मंथन का दौर जारी है। उपचुनाव को लेकर सियासत भी तेज है और ऐसे में 9 सीटों पर उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। इस उपचुनाव को महज चुनाव की तरह नहीं बल्कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी बसपा की तरफ से भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, बैठक की जा रही है, अहम बैठक बुलाई गई है। उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। क्या बैठक शुरू हो गई है? बैठक में कौन कौन शामिल? यूपी का जो विधानसभा उपचुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा बन गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रत्याशियों के जो नामों की घोषणा हो उससे पहले आज जितने भी मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं सभी जिलों के, उनके साथ उनको बैठक में बुलाई है। उनके साथ वह प्रत्याशियों के चयन की भी चर्चा करेंगे और साथ में ही वह लोग उन मंत्रियों को जिम्मेदारी भी देंगे सीट जिताने की। अभी तक अंदर से खबर नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री का फॉर्मूला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनाने वाले हैं, यानी कि 10 में से 1 सीट। हालांकि 1 सीट पर चुनाव होल्ड है। एक सीट पर 3 मंत्री को लगाया जाएगा ताकि मंत्री भी सीट जीतने के लिए अपनी ताकत झोंके और सीट जिताकर अपनी जो प्रोफाइल है उसे मजबूत करें। इसके साथ ही और भी कई विकास के मुद्दे हैं जिस पर बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल रमन, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से समाजवादी पार्टी, इवन उससे पहले से ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। क्या कुछ रणनीति लिस्ट को लेकर? बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम एक तरफा सूची जारी कर दी थी, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा में ये बात भी निकल कर सामने आई थी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकट में समझदारी दिखाई थी उसका उनको फायदा मिला था। इस बार चुनाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चढ़ा है, क्योंकि जो भी ज्यादा उपचुनाव की सीटें हैं उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के फेवर की सीटें मानी जा रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जल्दी करते हुए इस बार जल्दी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे भी माना जा सकता है क्योंकि अखिलेश यादव ने लगभग जितने टिकट दिए हैं वो किसी न किसी बड़े नेता के परिवार में बहू, बेटी या भाई किसी को टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी का सभी पैतरे देखने के बाद में प्रत्याशियों की घोषणा करने के मूड में है, ताकि वह अखिलेश यादव के दांव को देखकर दांव के काट के हिसाब से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। हालांकि अभी तक 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। जो कांग्रेस के कोटे में आई उस पर भी प्रत्याशी नहीं उतरा है और नामांकन शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों को लेकर अभी दिल्ली में भी मंथन होगा और 22 अक्टूबर को उनके प्रत्याशियों की सूची का ऐलान होगा, क्योंकि 25 को नामांकन की अंतिम तिथि है। उससे पहले सूची सामने आएगी। बिल्कुल, 2-3 दिन पहले बीजेपी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। अगर देखा जाए उपचुनाव में दबदबा हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी का होता है, लेकिन अगर प्रीवियस उपचुनाव की बात की जाए तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है। रमन,
जी बिल्कुल, दबदबा हमेशा सत्ता का होता है, उपचुनाव सत्ता का चुनाव माना जा रहा है। लेकिन मैंने आपको कल जैसा कि बताया कि ज्यादातर सीटें जो समाजवादी, जहाँ का गुणा गणित जो है, जाति गणित है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ फेवर करता है। इससे पहले जब भाजपा की प्रचंड लहर 2022-17 में थी, तब भी इसमें कई सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में गई थी। ऐसे में ये जो चुनाव है और ये चुनाव खास इसलिए भी है कि इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली थी, इसलिए ये चुनाव जीत कर अपने जो लहर है उसको फिर से एक बार घोषित करना है भाजपा को। इसलिए चुनाव ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बिल्कुल, ये प्रतिष्ठा का सवाल, साख और नाक का सवाल है बीजेपी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से लिटमस टेस्ट की तरह देखती हुई नजर आ रही है। रमन, एक सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी के अंदरूनी खेमे में यानी कि अंतरकला का खूब ज्यादा खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था, उपचुनाव पर इसका कितना असर? उपचुनाव के जिस तरीके से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब जो पूरी कमान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चुनाव की पूरी दिशा तय कर रहे हैं, प्लान तय कर रहे हैं। हाँ, साथ में भाजपा का जो संगठन है वो भी तैयारी कर रहा है। इसलिए जो इसमें कोई अंतर कला का भी मामला ऐसा कोई सामने नहीं आया है, न टिकटों को लेकर, न प्रत्याशियों को लेकर कि हमारे खेमे के व्यक्ति को टिकट मिल रहा है और उसके व्यक्ति खेमे के दूसरे खेमे के प्रत्याशी जो आवेदक है उनकी कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। बिल्कुल, इससे पहले रमन बेहद अंतरकला की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी को। ऐसे में बहुत सोच और समझदारी के साथ बीजेपी अपना दांव चलती हुई इस उपचुनाव में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।